अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली रिवीजन एंड प्रैक्टिस लेक्चर है। इसका स्कोप समझ लीजिए क्या है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट रिवाइज किए जाएँ, ऐसा नहीं होगा। इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए एक सजेस्टेड अप्रोच कि आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। यानी इस लेक्चर का मकसद आपको पेपर डे के लिए तैयार करना है। इसमें उम्मीद है आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर लिया होगा। हाँ, इस रिसेंट पेपर को हम मॉडल बनाएंगे ये सीखने के लिए कि पेपर को कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, और इस पेपर के अंदर जो कंसेप्ट्स आएंगे उनको हम डिस्कस करते जाएंगे, वो रिवाइज करते जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही कंसेप्ट रिवाइज हो पाएंगे जो कि इस पेपर में टेस्ट हुए हैं। हमारा फोकस क्या है बेसिकली इस लेक्चर का, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। जो आपका कैफ 7 का पेपर है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा। 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं और फिर उसके बाद कुछ तकरीबन 35 to 40 मार्क्स के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं, और रिमेनिंग जो 45-50 मार्क्स का पेपर होता है वो केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन रटे वाले, और फिर उसके बाद केस स्टडीज। 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। सजेस्टेड अप्रोच क्या है? जो सजेस्टेड अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरल अप्रोच है, यानी इसको आप अपनी खुद से कस्टमाइज करवाना चाहें, चेंज करना चाहें, कर सकते हैं। यानी कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक सजेस्टेड अप्रोच है सिर्फ। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाएंगे, बैठे हुए इसी तरह जैसे क्लास में बैठे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। सजेस्टेड अप्रोच ये है, वो पहले आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम दिया जाता है। रीडिंग टाइम में आप लिख नहीं सकते कुछ, ना रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लिख सकते हैं, ना केस स्टडी, और आंसर शीट आपके पास होती नहीं है। तो इसमें मेरी सजेशन ये है कि आपने सबसे पहले एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने की 2 रीज़न है। पहली रीज़न कि एमसीक्यूज क्यों अटेम्प्ट किए जाए, दूसरे क्वेश्चन क्यों ना अटेम्प्ट किए जाए। क्योंकि दूसरे क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ना, जैसे केस स्टडी पढ़ते हैं, केस स्टडी आप एक पढ़ लेंगे 2 से 3 मिनट में, उसके बाद 4 मिनट में पढ़ लेंगे। उसके बाद आपने जो उस इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस किया होगा ना, उसको आप अपने स्क्रिप्ट के ऊपर उतार नहीं सकते, लिख नहीं सकते। आप दूसरी केस स्टडी पढ़ेंगे, तीसरी केस स्टडी, 4-5 केस स्टडी पढ़ेंगे, तो तब तक जो पहली दूसरी केस स्टडीज होती है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन जहन से निकल चुकी होती है या मिक्स हो चुकी होती है। इसीलिए ज़रूरी बेहतर ये है कि जब आप किसी एक स्टडी को केस स्टडी को रीड करें ना, तो फिर उसको अटेम्प्ट करें। यानी जिस वक्त आपने अटेम्प्ट करना है उस वक्त उसको रीड करें, ताकि ताज़ा इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी हो, आपके माइंड में फ्रेश कंसेप्ट हो, आप उसको अटेम्प्ट कर सके। इसलिए रीडिंग टाइम में केस स्टडी पढ़ने को मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, एमसीक्यूज को आप पढ़िए, और एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हल्का सा पॉइंटर के जरिए से, पेन के जरिए से हल्का सा एक डॉट लगाते जाइए। कोशिश करें बड़ा टिक ना लगाएं, अवॉइड करें, क्योंकि जो प्रोमिनेंट टिक होता है ना, उसको इन्विजिलेटर बाज़ औक़ात थोड़ा डिस्करेज करता है। कुछ एग्जामिनर इसको माइंड करते हैं, वो मना करते हैं कि पेपर के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, तो आपने सिर्फ डॉट लगाते जाएं करेक्ट ऑप्शन के ऊपर। क्लियर? इससे ये होगा कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, फौरी एनालाइज करके उसका सलूशन आपने सिलेक्ट कर चुके होंगे, और तकरीबन 15 मिनट रीडिंग टाइम में लगभग आप सारे एमसीक्यूज कर चुके होंगे 15 से 20 मिनट में। और एमसीक्यूज पहले करने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एमसीक्यूज चूँकि मल्टीपल चैप्टर में से होते हैं, किसी एक चैप्टर में से नहीं, आपको पूरी बुक में से अमूमी तौर पर हर चैप्टर में से इसकी कोशिश होती है एक आधा एमसीक्यूज वो बना लें, तो आपके सारे कंसेप्ट एक दफ़ा रिफ्रेश हो चुके होते हैं। यूँ समझ लीजिए आपकी पूरी बुक की रिवीजन हो जाती है एमसीक्यूज जब आप करते हैं, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर्स के एमसीक्यूज होते हैं ना। एक चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं, उसके कंसेप्ट जहन में आ जाते हैं, दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू करते हैं, उसके कंसेप्ट जहन में आ जाते हैं। तो जब आप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और केस स्टडी की तरफ जाएंगे तो एक दफ़ा आप वार्म अप हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरी पहली सेशन क्या है, आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो रीडिंग टाइम में क्या रीड करना चाहिए, एमसीक्यूज। अब आपने इमेजिन ये करना है, आपके पास सबके पास क्या क्वेश्चन पेपर है स्प्रिंग 24 का। कोई ऐसा ऑनलाइन में भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसके सामने हार्ड फॉर्म में प्रिंटेड फॉर्म में स्प्रिंग 24 का पेपर ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो पहले डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकलाइए, और फिर उसके बाद अपने सामने रखिए, फिर ये लेक्चर सुनिए। अब आपके एज्यूम कीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, रीडिंग टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, आपने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है।
ठीक है, 15 नंबर के एमसीक्यूज होता है। अमूमी तौर पे अगर सिलेबस कंप्लीट किया तो सिलेक्टिव स्टडी ना की हो तो 11 से 12 मार्क्स आसानी के साथ आ जाते हैं अगर सिलेक्टिव स्टडी ना की हो। ठीक है, जो 3 से 4 एमसीक्यूज होते हैं या 4 नंबर के एमसीक्यूज ये थोड़े से कंपैरेटिव चैलेंजिंग होते हैं, बाकी इजी होते हैं। तो आपको अब मैं 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपने इन 15 मिनट में समझना है कि एग्जाम में बैठे हैं, रीडिंग टाइम है और एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? अटेम्प्ट कैसे करना है, हल्का सा टिक लगा देना है आपने। क्लियर? ये चलिए अब स्टार्ट हो जाइए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, कितने स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं इस टाइम में? चलिए, यानी इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 80% स्टूडेंट्स 15 मिनट में एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, क्लास में वही क्वेश्चंस आप अगर अटेम्प्ट करेंगे टाइम कम लगेगा। एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एग्जाम का एक अपना प्रेशर होता है। ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मे बी आपके 15 मिनट के बजाय 20 या इवन 25 मिनट भी लग जाए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 20 के लगभग अगर टाइम में आपके एमसीक्यूज अटैम्प्ट हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने अटैम्प्ट कैसे करना है ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन पेपर का जैसा उसने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली, यानी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप टिक लगा के अटैच नहीं कर देना, चेक नहीं होगा इससे, बल्कि क्या करना है आपने आंसर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से? पहले एमसीक्यू नंबर रोमन में 1 2 3 और फिर उसके आगे करेक्ट ऑप्शन, सिर्फ चाहे तो दरमियान में लाइन लगा दे, चाहे दरमियान में लाइन ना लगाए, रोमन नंबर लिखना है और फिर उसके बाद करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी। कंप्लीट करेक्ट ऑप्शन जो है कंप्लीट सेंटेंस लिखना लाजमी नहीं होता, नहीं लिखना आपने, बिल्कुल भी नहीं लिखना, उससे टाइम ज़ाया होगा। अब स्टार्ट करते हैं इसके कंसेप्ट्स को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, MCQ number 1, under what circumstances can Ostrich Limited enter into a non-cash transaction with Ahmed without obtaining prior approval from a general meeting? क्या कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, इसकी लॉ इजाजत देता है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। कहता है बताइए किन कंडीशन? इफ अहमद विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ए जनरल मीटिंग, नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर डायरेक्टर के साथ करनी हो तो आपको पता है उसके लिए जनरल मीटिंग की और कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होती है। कमीशन की अप्रूवल की जरूरत होती है उस वक्त जब लिस्टेड कंपनी हो। अनलिस्टेड हो अगर, या यूं कह लीजिए कि लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, जनरल मीटिंग की अप्रूवल लाजमी है। लिस्टेड के केस में कमीशन की अप्रूवल की भी जरूरत है। यहां पे क्या कह रहा है? इफ अहमद इज ए डायरेक्टर इन OL एंड OL इज एक्वायरिंग एसेट्स फ्रॉम ए पर्सन कनेक्टेड टू हिम, बताइए क्या इसमें जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है? बिल्कुल। ये डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करें या डायरेक्टर के साथ जो कनेक्टेड पर्सन है यानी उसके फैमिली मेंबर, तो जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत होगी। ना सिर्फ उस कंपनी की, बल्कि अगर उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है तो उसके लिए भी अप्रूवल की जरूरत होती है। इफ अहमद इज अ डायरेक्टर इन OL सब्सिडरी एंड, अच्छा OL का डायरेक्टर नहीं है, सब्सिडरी का डायरेक्टर है, एंड OL इज एक्वायरिंग एसेट्स फ्रॉम पर्सन कनेक्टेड टू हिम, बताइए क्या इस सूरत में अब OL जो होल्डिंग कंपनी है ना, सॉरी जो कंपनी है जिसमें वो डायरेक्टर है, वो कंपनी नहीं ट्रांजैक्शन कर रही नॉन कैश, उसकी होल्डिंग कंपनी कर रही है, तो क्या अब जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है? अब भी जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत है। क्लियर? If Ahmed is a director in one of OL's holding company's competitor and OL is acquiring assets from person connected to him, अब ये कैसे डिफरेंट है? इसमें जिस कंपनी में वो डायरेक्टर है वो कंपेटिटर है, ठीक है, वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। तो कंपेटिटर कंपनी के डायरेक्टर के साथ अगर ट्रांजैक्शन करनी हो नॉन कैश, इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अप्रूवल कब रिक्वायर्ड है? अगर कंपनी के डायरेक्टर या उसके कनेक्टेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है। और अगर वो डायरेक्टर, हाँ जी बिल्कुल, होल्डिंग कंपनी में भी, तो फिर दोनों की अप्रूवल की जरूरत है। तो कंपेटिटर वाला इस ऑप्शन में नहीं आता। If Ahmed is a director in OL's associated company and OL is acquiring assets from a person connected to him, बिल्कुल एसोसिएटेड कंपनी के केस में भी ये प्रोविजन अप्लाई होती है, ठीक है। और असल में जो ऊपर वाली A और B ट्रांजैक्शन है ना, ये भी एसोसिएटेड कंपनी ही है। ऐसे ना
होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड कंपनी में शामिल होती है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। ए, बी और डी इन तीनों में जनरल मीटिंग की अप्रूवल की जरूरत होगी, सी में नहीं होगी। डन जी। आगे चलते हैं। सेकंड, जिब्राइल हु फाउंडेड क्वेल एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड क्यूएसएल इन 2010, सिंगल मेंबर कंपनी है। सिंगल मेंबर कंपनी पढ़ा हो ना हमने क्या होती है? और जब डेथ होती है तो क्या होता है? हाँ जी, मेंबर हेयर्स को जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको शेयर ट्रांसफर होते हैं, और लीगल अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक से ज्यादा हो तो फिर वो सिंगल मेंबर कंपनी नहीं रहती। ये सारे, हाँ जी। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। जिब्राइल हु फाउंडेड क्वेल एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड इन 2010 अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन ए रोड एक्सीडेंट ऑन 2 March 24. He is survived by his wife, 3 sons and 2 daughters. ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। 6. Under the provisions of Company Act 2017, the transfer of QSL share to Jibrail's legal heirs will be executed by the person nominated by. कौन नॉमिनेट करेगा? पर्सन। कौन पर्सन होगा जो ये शेयर्स को ट्रांसफर करेगा? इसके सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, या कंपनी इटसेल्फ, या कमीशन, या लीगल एयर्स। तो आपको याद होगा जो मेंबर, जो सिंगल मेंबर होता है ना, वो नॉमिनेट करता है। यहाँ पे सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम से मुराद सिंगल मेंबर ही है, यानी जिब्राइल। इसने नॉमिनेट किया होगा, और उस पर्सन को हम क्या कहते थे? ट्रस्टी नाम देते थे उसको, जिसको वो नॉमिनेट करता था। हाँ जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बताएगा। जो उसने ऑलरेडी बताया होगा, ठीक है, कि इन केस ऑफ डेथ शेयर किसको ट्रांसफर करने हैं, किस तरह से ट्रांसफर करने हैं। डन। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये इजी था। पहले वाला थोड़ा सा मुश्किल था, एमसीक्यूज नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला, ये इजी था। थर्ड, ब्लूबर्ड लिमिटेड बीएल एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ पीकॉक प्राइवेट लिमिटेड पीपीएल on 5th February 24. PPL had a registered charge on its assets due to a loan acquired in November 23. लोन एक्वायर किया है, उसके ऊपर चार्ज रजिस्टर करवाया था। अच्छा बताइए, चार्ज रजिस्टर, जब कभी कोई कंपनी लोन एक्वायर करे उस पर जो चार्ज होता है उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है? अच्छा सुनिए, अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी बैंक से लोन लिया, चार्ज रजिस्टर करवाना जरूरी है? अगर प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, लोन फॉरेन बैंक से लिया, क्या चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है? चेंज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, लोन पाकिस्तानी बैंक से लिया, चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर है, चार्ज पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हुआ, ये रजिस्टर कराना जरूरी है कि नहीं? ये भी रजिस्टर कराना जरूरी है। हाँ जी। बाकियों में और इसमें एग्जाम्पल में क्या फर्क है? बाकियों में तो विद इन 30 days ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज रजिस्टर करवाना होता है। जब प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर सिचुएटेड हो, उसके ऊपर चार्ज रजिस्टर करवा रहे हो, तो वो हमने लोकल कब रजिस्टर करवाना है? जब डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आ जाए। हाँ जी, डू केयर। यहां पे बहरहाल अभी तक फॉरेन की कोई बात नहीं की, ये तो मैंने वैसे ही आपको पता है रिवीजन का यही कंसेप्ट से कंसेप्ट निकलता है, तो चले बहाने से कोई दूसरे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए, अच्छी बात है। BL did not inform the registrar about the acquisition. BL ने रजिस्ट्रार को नहीं बताया, यानी ब्लूबर्ड ने प्रॉपर्टी एक्वायर की, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर चार्ज थी, उसने नहीं बताया। जब ये ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो आपको पता है चार्ज को हमने चेंज करवाना होता है ना। Which of the following statement is correct? The charge automatically becomes unenforceable against acquired assets. नहीं, चार्ज स्टिल उधर ही है। रजिस्ट्रार को बताया है या नहीं बताया? वो जो एसेट्स है वो सब्जेक्ट टू चार्ज है। मैं इन भाईजान की प्रॉपर्टी है, घर है, इसके ऊपर बैंक से लोन लिया हुआ है मॉर्गेज करवा के, मैं इनसे घर खरीद लेता हूं, बताइए क्या बैंक का चार्ज वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है। ये मेरी बेवकूफी समझी जाएगी कि मैंने मॉर्गेज या चार्ज एसेट्स को एक्वायर कर लिया। ठीक है, मुझे पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, इससे कहना चाहिए था या तो चार्ज रिलीज करवाओ, या वो जितनी अमाउंट का चार्ज था उतने पैसे मैं अपने पास दबा रख लेता कि मुझे अगर पे करने पड़े तो मैं ये काम करूंगा। प्रैक्टिकली कभी भी आपने जब कोई एसेट खरीदना है, लाजमी प्रॉपर्टी खरीदनी है, पता करवा लेना है मॉर्गेज या चार्ज तो नहीं है। यहां पे अब देखते हैं कंपनी के साथ क्या हुआ। कंपनी ने खरीद लिया,
रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म भी नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? द चार्ज, नहीं, चार्ज ऑटोमेटिकली अनइंफोर्सेबल नहीं होगा। चार्ज कंटिन्यूज टू बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल अगेंस्ट एक्वायर्ड एसेट। यस, यानी अब कहां स्टोरी देखें, लोन लिया पीपीएल ने, चार्ज क्रेडिट कराया पीपीएल ने, प्रॉपर्टी पीपीएल ने बेच दी। अब अगर पीपीएल लोन पे रीपे नहीं करता, बैंक क्या इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है जो ट्रांसफर होके बीएल के पास आ गई है? बिल्कुल बेच सकता है। और अमूमी लोग ऐसा करते हैं। अगर आप चार्ज हो ना प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर कोई खरीद ले, वो कहते हैं भाईजान अब बैंक जाने और ये बंदा जाने, मैं तो दरमियान से निकलता हूं। वो निकल जाते हैं, सच में निकल जाते हैं, ये ना समझे कहानियों में। तो चार्ज स्टिल, इसका मतलब है अगर वो पे नहीं करता पीपीएल तो ये बीएल के एसेट बिक जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी मॉर्टगेज। C or D, PPL remains liable for the charge unless BL informs the registrar about the acquisition. नहीं, PPL still liable है, लेकिन अगर वो इन्फॉर्म कर भी दिया जाता है रजिस्ट्रार को, स्टिल PPL ही लायबल रहेगा। यानी इस वाली ऑप्शन में समझ लें, ये वाला हिस्सा करेक्ट है, सही बात कर रहा है, लेकिन ये गलत बात कर रहा है, क्योंकि चाहे इन्फॉर्म करे या ना करे, ओरिजिनली लोन के लिए लायबल वही बंदा होगा जिसने लोन लिया हुआ। D, the registrar will impose a penalty on PPL for not informing about the acquisition. नहीं, उसके लिए यही सजा बड़ी है कि जो उसने प्रॉपर्टी हासिल की है स्टिल वो अंडर मॉर्टगेज है और इन केस ऑफ डिफॉल्ट उसे बेचा जा सकता है। बायर के लिए यही बहुत बड़ी सजा है, मजीद पेनल्टी नहीं है उसके लिए। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? फोर्थ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या थी थर्ड में? B, charge continues to be valid. Fourth, Taylor Bird Private Limited TPL passed a resolution for voluntary winding up. क्या कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए रेजोल्यूशन पास कर सकती है? कौन सी रेजोल्यूशन पास करनी होती? डिपेंड करता है, शाबाश। अगर तो पर्टिकुलर पीरियड या प्रोजेक्ट के लिए की गई हो और वो कंप्लीट हो जाए तो फिर हाँ जी, फिर यानी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, रिक्वायर्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। बाकी स्पेशल भी कर लें, स्पेशल इंक्लूड ऑर्डिनरी ही, ऐसा ही है ना। जैसे वो था ना, होल्डिंग सब्सिडरी इंक्लूड एसोसिएटेड, ऐसे ही है ना भाई। एसोसिएटेड 20% पे बनता है, होल्डिंग सब्सिडी 50% मेजोरिटी से बनता है, तो जो 50% से ज्यादा है वो 20% से भी ज्यादा है। तो उसी तरह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी पे है, स्पेशल रेजोल्यूशन 75% पे है, तो 75% इंक्लूड 50%। चले, बहरहाल इतनी गहरी बात नहीं थी। However, a creditor objected to this process and applied to the court for winding up by the court. क्या वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए क्रेडिटर अप्लाई कर सकता है? कंट्रीब्यूटरी अप्लाई कर सकता है, कंपनी अप्लाई कर सकती है, रजिस्ट्रार अप्लाई कर सकता है, कमीशन अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। The court, however, ordered the voluntary winding up to continue under its supervision. कोर्ट ने कहा जी अंडर सुपरविजन कंटिन्यू होगा। This empowers the court to intervene in TPL's management and direct all financial transaction. इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूं, क्या जब सुपरविजन बाय कोर्ट हो, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट, इसमें क्या कोर्ट मैनेजमेंट को इंटरवीन करती है और सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खुद देखती है? बताइए। मैनेजमेंट को डिसॉल्व कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सुपरविजन में डिसॉल्व करती नहीं है। वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट जब होना तब ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, उसमें भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, उसके मामलात में इंटरवीन नहीं किया जाता। ना ही कोर्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील करती है। कोर्ट किसी भी केस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील नहीं करेगी। अगर तो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट है ना, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर को कहेगी भाई तुम डील करो, और अगर सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट है तब मैनेजमेंट को ही करने देगी। खुद सिर्फ उन्होंने नजर रखना है, हर ट्रांजैक्शन की अप्रूवल या डायरेक्शन नहीं देनी, सिर्फ ये देखना है कि फेयर ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही।
यूं समझ लीजिए जैसे कोर्ट बस का ड्राइवर है, कोर्ट खुद ड्राइविंग सीट पे कभी नहीं बैठेगी। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में कोर्ट क्या करती है, अपना ड्राइवर ले ला के बिठा देती है ड्राइविंग सीट पे, लो भाई ये कंपनी चलाओ। सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में क्या होता है, अपना ड्राइवर भी नहीं बिठाती, मैनेजमेंट को ही कहती है भाई मैं सिर्फ देख रही हूं कि तुम सही ड्राइविंग कर रहे हो कि नहीं। फर्क समझ रहे हैं? तो ये खुद तो किसी सूरत में कोर्ट इंटरवेन नहीं करती और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट नहीं करती, ये गलत। फिर अपॉइंट ए न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू ओवरसी टीपीएल्स वाइंडिंग अप प्रोसेस, नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपॉइंट होता ही नहीं है। अगर तो वाइंडिंग अप हो ना बाय कोर्ट, उसमें भी ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता। ये ऑप्शन भी गलत हो गई। सी ऑप्शन, ये थोड़े से अल्फाज आपको मुश्किल लगेंगे, ग्रांट लिबर्टी फॉर क्रेडिटर्स कंट्रीब्यूटरीज आर अदर्स टू अप्लाई टू द कोर्ट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द कोर्ट थिंक्स जस्ट। वो क्रेडिटर को, कंट्रीब्यूटरीज को या दूसरे लोगों को इजाजत दे देगी, खुली छुट्टी दे देगी कि तुम में से जो कोई आके मुझे अप्लाई करना चाहे, कोई डिमांड करना चाहे, कंपनी के बारे में कोई शिकायत हो तो आके हमें बता सकता है। ये ठीक है, इसकी इजाजत होती है सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट में, कि अगर आपको कंपनी के मामला से कोई इतराज है कोर्ट के पास आइए, कोर्ट एक्शन लेगी। फिर चेंज टीपीएल्स मेमोरेंडम एसोसिएशन टू रिफ्लेक्ट द सुपरविजन, नहीं, मेमोरेंडम तो कभी चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। डन जी, हाँ जी, क्लियर। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई, सी ऑप्शन। कोर्ट ना तो ट्रांजैक्शंस की डायरेक्शन देता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्शन देता है, और ना ही कोर्ट न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा। सी ऑप्शन। आगे चलते हैं 5। Salman Zubairi, member of Quail Guarantee Limited, has requested inspection of minutes of a recent extraordinary general meeting. However, QGL has refused him access, claiming that he is not entitled to inspect the minutes. क्या मेंबर जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद कर सकता है बिजनेस आवर्स में, और अगर कॉपी लेनी हो तो फिर वो विद इन 7 डेज ऑफ रिक्वेस्ट दी जाती है। यहां पे इंस्पेक्शन की बात कर रहा है कि कॉपी की बात कर रहा है? इंस्पेक्शन की बात कर रहा है। अंडरलाइन कर लें, अहम लफ्ज़ था ये, किधर है? इंस्पेक्ट। Under the provisions of Companies Act 2017, which of the following action Salman can take against refusal by QGL? तो अगर रिफ्यूज करे तो फिर क्या करना, किसके पास जाना होता है, याद है? रजिस्ट्रार, जो 2 काम करता है, एक नहीं 2 काम करता है। पहले पेनल्टी लगाएगा, फिर ऑर्डर देगा कॉपी इसको इंस्पेक्शन कराओ। फाइल ए पिटीशन विद द कोर्ट टू इंपोज ए पेनल्टी ऑन QGL एंड इन्फोर्स हिज राइट टू इंस्पेक्ट द UGM। कोर्ट नहीं, कमीशन भी नहीं, रजिस्ट्रार को, डायरेक्टर्स को भी नहीं, बल्कि किसके पास अपील करनी होती है? रजिस्ट्रार। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। 6, Yusuf, Yunus and Yasir have decided to become subscribers to the Memorandum of Association of Turkey Limited (TPL) and plans to submit the registration documents to the registrar. Which of the following statement about the proposed directors of TPL is correct after its registration? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Only the person proposed by subscriber within 30 days can be appointed as directors. यानी सबमिशन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर करने होते हैं? नहीं, कब करने होते हैं? जब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स फाइल करते हैं तो उसके साथ ही नेम ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स की लिस्ट भी दी जाती है। Only the person proposed by subscriber holding majority shares can be appointed as directors. नहीं, वो जो भी है उसमें majority share की कंडीशन नहीं है। The proposed director named in the articles of association are deemed to have been appointed to director. Yes, C option correct है। D, the proposed director's name in the application for registration automatically becomes the director. नहीं, application for registration में नहीं, बल्कि कहाँ? Articles। तो correct option क्या हुई? C। 7,
Waqar, a member of Hen Private Limited HPL, intends to submit an application for a certified true copy of the minutes of annual general meeting of HPL, which was originally held on 27th February 24. Inspection के minutes, inspection या copy, copy कह रहा है, तो 27 फरवरी को है. However, due to an adjournment, the AGM was finally concluded on 6 March 20. तो मिनट्स कब बनेंगे? मीटिंग कंक्लूड होने से पहले के उसके बाद? हाँ जी, तो जो हमारे डेज काउंट होते हैं वो 27 फरवरी से काउंट करने चाहिए, 7 डेज के 6 मार्च से. 6 मार्च, क्योंकि मीटिंग कंप्लीट कब हुई, कंक्लूड कब हुई? 6 मार्च को. हाँ जी, इंक्लूडिंग. What is the maximum date by which HPL must provide him with a certified copy of the minutes, assuming that he submits the application immediately upon becoming eligible? अच्छा, कब एलिजिबल होगा एप्लीकेशन देने के लिए? क्या 6 फरवरी को मीटिंग हुई, 7 फरवरी को एलिजिबल नहीं हो जाएगा कि मुझे मिनट्स की कॉपी दीजिए? 7 दिन के बाद होगा. ठीक है, याद है? आफ्टर 7 डेज रिक्वेस्ट कर सकता है कॉपी के लिए और उसे मिनट्स की कॉपी दी जाएगी विद इन 7 डेज. यानी इसका मतलब ये रिक्वेस्ट करेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मार्च के बाद, यानी 14 मार्च से 14 मार्च, और उसको विद इन 7 डेज, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, लगभग 20. अब उसने 19, 20 एक आधा दिन आपको पता है काउंटिंग में ऊपर नीचे कर देता है. 19 मार्च 19, 20 हो जाता है ना डेट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसने देखे 20 तारीख नहीं लिखी हुई, ताकि क्लियर डिसीजन हो जाए हमारा. 19 मार्च तक उसको कॉपी मिलेगी, यानी विद इन 7 डेज. एलिजिबल कब होगा? आफ्टर 7 डेज. कॉपी कब मिलेगी? विद इन 7 डेज. क्लियर जी सर? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारी डी. 8. Upon reviewing the available evidence, the registrar determined that Crow Private Limited had registered its name by furnishing inaccurate information. नाम उन्होंने inaccurate information के साथ रजिस्टर करवाया था. If the representation made by CPL in response to this inquiry confirmed the registrar's finding, then under the provisions of Company Act 2017, the correct action of the registrar would be. Correct action क्या? Cancel the registration थ्रू एन ऑर्डर इश्यूड विद इन, क्या मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे कंपनी की? चांस दे दिया उसने, वो आगे पूछता है, इंक्वायरी कंफर्म बाय रजिस्ट्रार से कंफर्म हो गया. डायरेक्ट सीपीएल टू चेंज इट्स नेम विद इन 30 डेज ऑफ सच डायरेक्शन, कंफर्म हो गया है कि नाम गलत था. अब क्या डायरेक्शन दे सकता है नाम चेंज करने के लिए कि कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा? डायरेक्शन. डायरेक्ट सीपीएल टू, पहले उसको मौका देगा ना 30 दिन का. डायरेक्ट सीपीएल टू चेंज इट्स नेम टू अ न्यू नेम सिलेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच डायरेक्शन, या डायरेक्ट सीपीएल टू चेंज इट्स नेम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ सच डायरेक्शन. यानी इसका यह मतलब नहीं है वो खुद नाम रख देगा, पहले कंपनी को कहेगा कि तुम अपना नाम रखो, लेकिन आपको पता है वो रेगुलर प्रोसेस में अप्रूवल लेनी होती है, नाम रजिस्टर करवाना, रिजर्व करवाना होता है. हाँ जी, तो वो यही नाम दोबारा, ये ना कि दोबारा भी नाम गलत रजिस्टर हो जाए. तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी? डी. नेम चेंज करना है, लेकिन जो नया नाम होगा उसकी अप्रूवल रजिस्ट्रार से लेनी है विद इन 30 डेज. क्लियर? आगे चलते हैं. 9. मोहम्मद अली, शौकत अली, 9 ही है ना क्वेश्चंस के बाद? Muhammad Ali, Shaukat Ali and Ahmad Ali submitted the memorandum and articles of association to the registrar for the formation of a company. After registration, the status and registered office the aforesaid company will be as stated in as memorandum. A option correct है. आई कैप ने इसमें शायद डी ऑप्शन करेक्ट की हुई है, वो गलत है मेरे ओपिनियन के मुताबिक. आने भी डी की थी, सोल्यूशन देखा था इसलिए. मेमोरेंडम भाई होता है ना रजिस्टर. वो ये कह रहा है कि 3 मेंबर्स हैं, उन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर करवाया. रजिस्टर करवाने के बाद कंपनी का स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से वाला होगा?
जो रजिस्टर हुआ है, यानी वो कौन से वाला है, जो मेमोरेंडम में मेंशन है, रजिस्टर्ड मेमोरेंडम में, ठीक है। एप्लीकेशन ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? रजिस्टर्ड हो चुका है ना, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट थोड़ा ही है। 10 Bunswallow Limited BSL obtained loans totaling rupees 200 million, a rupees 150 million long term loan from Wagtail Bank Limited with a first charge on BSL's plant and machinery valued at approximately 260 million, and a rupees 50 million medium term loan from Beater Bank Limited with a second charge on the same plant and machinery. क्या एक ही एसेट के ऊपर दो चार्ज क्रिएट हो सकते हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। Whose duty is to register the first and second charge over BSL's plant and machinery with the registrar? किसकी जिम्मेदारी है? It is the duty of company and right of lender to get the charge. यहां पे क्या पूछ रहा है? Whose duty? तो ड्यूटी किसकी है? BSL। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? ए। 11 Northern Cardinal Limited, a public unlisted company, circulated a special resolution to all its 45 members. Unlisted company है, special resolution है, 45 members, less than 50 है, याद है 50 का नंबर याद है? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन के लिए था। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन कौन सी कंपनी कब पास कर सकती है? पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स अप टू 50 हो, तो ये पास कर सकते। कंडीशन पूरी हो रही है ना? फॉर अप्रूवल ऑफ ए लोन, क्या मतलब रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन किया ही नहीं है, बल्कि 2 दफा किया था ये। एक दफा रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन मेंबर्स का जनरल मीटिंग नहीं, मेंबर्स वाले केस में, और एक दफा डायरेक्टर्स वाले केस में भी किया था। 50 लिखा हुआ है, दिखाए इसका भाई। The resolution will be deemed to have been duly passed if and only if it is signed by resolution through circulation के लिए क्या था रूल? Signed by all members, याद है? हालांकि नॉर्मली वो कहता है कोई आया है, जब मीटिंग होती है ना, वो कहता है जो प्रेजेंट है ना उसमें से 3/4 ले लो, लेकिन रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन में क्या कहता है? सबका साइन करना जरूरी है। अब ये भी लिखा हुआ था कि नहीं, सबका साइन, और वर्किंग पेपर भी साथ नेसेसरी अटैच करने होते हैं, और एक दफा अप्रूवल दे दे तो उसको रिवोक नहीं कर सकते, ये भी लिखा, और सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में इसको ऐड करना जाएगा, ये भी लिखा हुआ था। लेकिन एमसीक्यूज में जितनी उसने बात पूछी है वो सिर्फ साइन कि कितना, इफ इट साइंड बाय क्या एटलीस्ट 75% ऑफ मेंबर्स या ऑल द मेंबर्स फॉर द टाइम बीइंग एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग। हाँ जी, एंटाइटल्ड टू रिसीव, हु रिसीव्ड द नोटिस नहीं, एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस। कि जब आपने रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास करनी है तो उसके लिए जरूरी है कि सारे मेंबर्स साइन करें उसके ऊपर, ठीक है। अब सर्कुलेशन में साइन कैसे हो सकते हैं? वो हो सकते हैं, अलग प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ईमेल के जरिए से ज्यादा कन्वीनियंट होता है। हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए जा सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी ऑल द मेंबर्स फॉर। क्लियर? 12 Under the provisions of Company Act 2017, which of the following may not be considered a quorum for a meeting? ये भी ट्रिकी है, ये एमसीक्यू भी ट्रिकी है। Which of the following may not be considered a quorum for a meeting of the board of directors of a listed company with 7 directors? Listed company with 7 directors है, board of directors का quorum में क्या है भला? 1/3 or 4 whichever is higher। तो इसमें क्या होगा quorum? 1/3 क्या होगा? 2 point something, 4 हायर है, तो इसका कोरम होगा 4 डायरेक्टर्स। जो प्रेजेंट हो उनको भी गिनना है, और जो ऑडियो वीडियो लिंक के जरिए से अवेलेबल हो
वो भी वीडियो, हाँ जी, सिर्फ ऑडियो नहीं, वीडियो आना भी जरूरी है। द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय ऑडियो कॉन्फ्रेंस एंड 3 इन पर्सन। अब देखिए ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे, 3 इन पर्सन है, क्या ये कोरम है? नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ 3 डायरेक्टर्स बाय ऑडियो कॉन्फ्रेंस एंड 4 इन पर्सन, ये कोरम है? कोरम है, इनको ना गिने ना, वो कह रहा है 7 थे, 3 ने वीडियो ये ऑडियो के जरिए से अटेंड किया, बाकी 4 ने पर्सन अटेंड किया, तो ये कोरम पूरा होता है। सी केस पार्टिसिपेशन ऑफ 3 डायरेक्टर्स बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 1 इन पर्सन, ये भी 4, इन 3 को गिनना है ना वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले को, ये भी कोरम पूरा होता है। और द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड 2 इन पर्सन, ये तो 3 हो गए। टू फिल द कैजुअल वैकेंसी राइजिंग ड्यू टू द डेथ्स ऑफ 3 डायरेक्टर्स एंड 1 बीइंग क्रिटिकली इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट। अब 4 जो है वो जाहिर है, अब वो तो कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई ना 4 की, तो ये स्पेशल केस हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कैजुअल वैकेंसी की वजह से कोरम पूरा ना हो सके तो इसको फिल करने के लिए मिनिमम जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे कोरम समझे। तो ये डी भी कोरम है स्पेशल केस वाला। कौन से वाला केस कोरम नहीं है? ए ऑप्शन, ए सही है बिल्कुल, ये कोरम नहीं है। इसमें 4 लोग पूरे नहीं होते। क्यों नहीं होते? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग समझते हैं ना, फोन कर दिया सिर्फ, नहीं 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 नहीं, वीडियो कॉल करनी है। वीडियो में ऑडियो भी होगी, ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक है। 1/3 और 4 के आगे ये भी लिखा है विच एवर इज हायर मेरे भाई। भाई टाइम जाया ना कर, 6 बज जाने ऐसे यार, मेरे तेरी मेहरबानी। विच एवर इज लोअर नहीं है मेरे भाई, विच एवर इज हायर है। हाँ जी, 1/3 कितने होते हैं? टोटल कितने डायरेक्टर है? 1/3 कितने हुए? 4 और 4, विच एवर इज हायर। हायर कौन से वाला नंबर है? रिस्क नहीं लेने का, कैलकुलेटर से कैलकुलेटर कर मेरा भाई, रिस्क ना ले, रिस्क ना ले, नहीं 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 नहीं। 7 टोटल डायरेक्टर्स हैं, इसका पहले 1/3 कैलकुलेट करके उधर लिखो कितने हैं। और 4 विच एवर इज हायर, कौन से वाला हायर हुआ? 4। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थर्ड, in January 24, Schaeffler Limited SL acquired 85% stake in Pintail Limited, whose financial year ends on 31 अगस्त, while SL's year end is 31 दिसंबर। अब उसने एक्वायर किया SL ने PL को, तो SL बन गई होल्डिंग, PL बन गई सब्सिडरी। PL's financial year end 31 अगस्त is beneficial for it ड्यू टू नेचर ऑफ इट्स बिजनेस। अब हमने पढ़ा क्या है फाइनेंशियल ईयर के हवाले से कि होल्डिंग और सब्सिडी का फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए, जनरल रूल है, अनलेस के वहां पे कुछ वैलिड रीजंस हो। आपके ख्याल में क्या ये वैलिड रीजन है कि बेनिफिशियल फॉर इट ड्यू टू नेचर ऑफ इट्स बिजनेस? ईयर एंड बेनिफिशियल होना क्या वैलिड रीजन नहीं है ईयर एंड डिफरेंट होने के लिए? क्या उसका बेनिफिशियल है तो फिर भी आप चेंज कर देंगे फॉर द पर्पज ऑफ। और आप मुझे ये बताइए, इसमें दोनों के ईयर एंड में 90 डेज से ज्यादा का डिफरेंस है या 90 डेज तक का? ज्यादा का डिफरेंस है। तो ज्यादा का डिफरेंस तो फिर क्या करते हैं? क्या फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं या क्या इंटरम क्लोजिंग? इंटरम क्लोजिंग। इंटरम क्लोजिंग किसने करनी है? सब्सिडरी ने करनी है। किस डेट पे? हाँ जी, जो होल्डिंग कंपनी का ईयर। इसका मतलब ये हुआ पीएल ने
इंटरिम क्लोजिंग करनी है 31 दिसंबर पे, क्योंकि एसएल का ईयर एंड 31 दिसंबर है होल्डिंग का। PL shall make interim closing on 31st December and prepare financial statement for consolidation purpose. ये ठीक है। PL's audited financial statement for the year ending 31st August shall be used for consolidation purpose. PL shall have to apply to commission to extend its year end to coincide with the financial year of SL. ये उस सूरत में करते हैं जब ना, हाँ जी, टाइम पे 90 डेज से कम। DSL shall have to apply to the commission to use PL's audited financial statement for the year ending 31st August. नहीं, ऐसा नहीं करना। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? इंटरिम क्लोजिंग वाली, ए ऑप्शन। इंटरिम क्लोजिंग का कंसेप्ट याद था? 14 On January 24, Hamid Associate decided to file a petition with the court to wind up Nightingale Limited. The petition was presented to the court on 12 January 24 and concluded with a winding up order on 29 February 24. The court appointed an official liquidator who on 7th March 24 filed the required declaration. What is the winding up? When is the winding up of NL deemed to have commenced? हाँ जी, जिसने प्रेजेंट किया है, कंसेप्ट याद है? पिटीशन प्रेजेंट किया, वो कौन सी डेट है? 12 जनवरी। करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी ऑप्शन। 15 Greater Racket Limited GRL incorporated on 2nd November 23 with an authorized share capital of 80 million is entitled to commence business from 1st February 24. Its financial year end is 30th June. GRL commenced its business from 12th February 24. GRL's board of directors considering convening its statutory meeting. The meeting should be held not later than. कब statutory meeting का रूल क्या है? 9 months from date of incorporation or 180 days from commencement of business, whichever is earlier. हायर नहीं है, डेट में हायर नहीं होता, डेट में लेटर होता। चले तो कैलकुलेट कीजिए। इनकॉर्पोरेट 2 नवंबर, 9 मंथ्स कब होंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 अगस्त, चले 2 अगस्त कर लें, 19-20 हो जाता है डेट्स में, है आई कैप ने इसका मार्जिन दिया होता है। 2 अगस्त और दूसरी डेट क्या है? 180 डेज। 180 डेज क्या है? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब हुई है? 1 फरवरी को। हाँ जी, तो काउंट कीजिए 180 डेज। 29 जुलाई बनता है, 29 जुलाई या 2 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। तो कौन से वाला हुआ? 29 जुलाई। डेज काउंट किया मैं ना? 24 में लीव ईयर था ना? यस सर। 29 काउंट किए? यस सर। चले ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? विच एवर इज अर्लियर, 29 जुलाई, ए ऑप्शन। ए पे पहुंच गए। चलिए, ये तो हमारे थे एमसीक्यूज। कितने स्टूडेंट्स के 12, 12 या उससे ज्यादा एमसीक्यूज करेक्ट हैं? एक के बस। चलें भाई, कितने स्टूडेंट के 10 या उससे ज्यादा हुए? ये ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है सुन लें। एमसीक्यूज हमारे हो गए, इजी मार्क्स थे, कम वक्त में आपको मार्क्स मिल गए और आप इसमें कॉन्फिडेंट भी होते हैं। आपको तकरीबन 9-10 का तो कंफर्म पता चल जाता है कि ये ठीक है। 2-3 में तुक्का लगाया होता है, 2-3 जरा डिफिकल्ट होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगा के आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो बहरहाल अमूमी तौर पे अगर तैयारी अच्छी हो, सिलेबस कंप्लीट किया हो, तो एमसीक्यूज में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। नेक्स्ट मेरी दूसरी सेशन सुन लीजिए। पहली सेशन मेरी क्या थी? एमसीक्यूज रीडिंग टाइम। दूसरी सेशन, अब आपने पेपर में से ढूंढना है रिप्रोडक्शन रटे वाले क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे आपने रटे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा आपको सोचना भी नहीं पड़ता, जल्दी हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, क्लियर हो जाना है पढ़ के कि पूछ क्या रहा है। डबल चेक करें, 2 दफा रिक्वायरमेंट पढ़े, 2 दफा सोचें, सेकंड थॉट के बाद आपने लिखना शुरू करना है। अब इसमें तरतीब जरूरी नहीं है, याद रखें। पेपर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर, यानी क्वेश्चन नंबर 3A पहले कर सकते हैं, फिर 5B कर लें, फिर 3A कर लें,
फिर 6C कर ले। ये तरतीब चल सकती है, रैंडमली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तरतीब होना ज़रूरी नहीं है। तरतीब से करना चाहें वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करना चाहें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि आपने कहीं पे इंस्ट्रक्शन में कहीं पे नहीं लिखा होता कि रिक्वायर्ड है। हाँ, एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो क्या है कि जिस क्वेश्चन को भी आपने अटेम्प्ट करना है ना, टॉप पे उसका क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर लाजमी लिखना है, उससे पता चल जाता है उन्हें। सब पार्ट को भी फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। आपने कभी क्वेश्चन पेपर के ऊपर डब्बे देखे हैं कितने होते हैं? कभी सोचा 3 क्यों है, 2 क्यों नहीं, या 1 क्यों नहीं? होता है ना, इसलिए ताकि किसी क्वेश्चन के अगर पार्ट्स हैं तो वो भी अटेम्प्ट हो जाए, और किसी क्वेश्चन के अगर सब पार्ट्स हैं, वो तीसरा जो डब्बा होता है ना, बॉक्स, वो सब पार्ट्स के लिए होता है। 6A1, 6A2, ठीक है जी। सर उसके सब पार्ट आज तक नहीं हुए भाई, कोई पूरे सीए में मुझे पेपर दिखा दे उसका भी सब पार्ट हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इत्तेफाक से तीनों ही रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन है, इनको आपने अटेम्प्ट करना है, तो बोनस मिल गया आपको। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 state the matters that are required to be included in the business review section of directors report for a listed company। ठीक है, याद है वहां जो अगले पेज पे 5 थे, 5 पे मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी अगले पेज पे हुई है। शाबाश, ये पक्का रट्टा है, पक्का रट्टा है, शाबाश। हाँ वो ऊपर करके क्या ना, हाँ ऊपर बॉक्स में, शाबाश। बॉक्स वाली चीज याद करनी होती है। चलिए इसको टिक कर लें, इसको टिक कर लें। अब मैं डिटेल नहीं आपको उसके ऊपर लेके जा रहा, आप पहुंच गए हैं, आपने उसको उसमें वो इंटरनल कंट्रोल्स की बात करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता है, वो डिविडेंड की बात करता है, और एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, डिविडेंड, हाँ, और नई जस्टिफिकेशन के डिविडेंड क्यों नहीं दिया, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको टिक। अच्छा, जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करते जाना है ना, उसको टिक लगाते जाना है, ताकि एंड में अगर कोई पार्ट रह गया तो आपको फौरन पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को टिक लगा दे। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये साथ आपने करते जाना है क्वेश्चन, यानी अब रिप्रोडक्शन, पहले एमसीक्यूज, स्टेप नंबर 1 एमसीक्यूज, फेज 1, फेज 2 में रिप्रोडक्शन। Under the provisions of Companies Act 2007, identify stakeholders who can file an application with the court for companies winding up and the related conditions they must satisfy in order to be eligible। ये तो वही क्या, वो पूरा डब्बा था। हाँ जी, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था पर्सन्स, कौन कौन से, जिसमें कंपनी, कंट्रीब्यूटरी, क्रेडिटर्स, रजिस्ट्रार, कमीशन, 5 लोग, 2। हाँ जी, और आगे उसकी कंडीशन भी थी। कंडीशंस याद है? नहीं हो सकता। क्रेडिटर की क्या कंडीशन थी? हाँ जी, क्रेडिटर्स, कंटीजेंट और प्रोस्पेक्टिव, हाँ, कोर्ट प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स को भी कंसीडर करेगी, और जो है सिक्योरिटीज दे और प्राइमा फेशिया एविडेंस प्रोवाइड कर। बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन 4, अच्छा 4 हो गया। 5, state the provisions contained in the Companies Act 2017 regarding the appointment of an official liquidator by the court for the winding up of a company। अच्छा, इसमें नोट कीजिए एक चीज, इसके ऊपर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं मैं आपकी। आप नोट कीजिए, उसने ये नहीं लिखा कि मुझे बताओ ऑफिशियल लिक्विडेटर की सिलेक्शन कैसे होगी, ऑफिशियल लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसने कब रिपोर्ट जमा करवानी है, उसकी सिलेक्शन कैसे होगी, पैनल, अदर देन पैनल, कोई इस तरह की बात नहीं लिखी। रिक्वायरमेंट में उसने क्या लिखा है? स्टेट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सी भी प्रोविजन जो है वो लिखें, जितनी भी प्रोविजन है वो सारी लिखें। ठीक है, हाँ जी, जितनी भी याद है, जितनी भी इससे रिलेटेड है ऑफिशियल लिक्विडेटर से, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एलिजिबिलिटी, ये सारी प्रोविजन, ये सारी उससे ऑफिशियल लिक्विडेटर से रेलिवेंट है। ठीक है, इसको हम कहते होते हैं ये ओपन एंड क्वेश्चन है। ओपन एंड क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस स्पेसिफिक कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो लिखो,
वरना अमूमी तौर पे वो कंसेप्ट के बाद कहता है, जैसे वो कहे कि चीफ एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड प्रोविजन लिखो, आप सारी चीजें लिखें, क्या एलिजिबिलिटी, क्या इनएलिजिबिलिटी, क्या कंपीटिंग बिजनेस वाली बात, सारी लिखेंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली बता दे कि बताइए कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल की जाएगी चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो फिर इसका मतलब है कि आपने जनरल नहीं, सिर्फ उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो ये ओपन एंड है, ये आपके लिए गुड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है जो ओपन एंड, यानी जो भी आपको उस पूरे कंसेप्ट से रिलेटेड चीजें हैं सारी लिखेगा। अमूमी तौर पे इस तरह का क्वेश्चन है क्या पूछता नहीं है ओपन एंड, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है 3-4 नंबर के साथ किसी एक या दो एरियाज को, लेकिन अगर पूछ लिया कभी कभी तो ठीक है। आपको याद है इस तरह का मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जब हम गालमैन चैप्टर 2 कर रहे थे, कि वो था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास के बारे में, राइट डाउन प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। तो हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन भी लिखी थी और उसकी अल्ट्रेशन भी लिखी थी, और एक में उसने पूछा था सिर्फ अल्ट्रेशन का, तो उसमें सिर्फ अल्ट्रेशन की बात लिखी थी। फर्क समझ रहे? चलिए, बाकी ये क्वेश्चन भी रिप्रोडक्शन का इजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या लिखना है। चलिए इसको भी आगे कर, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, नहीं इसके बाद तो 6 आता है। ओहो 6 तो केस स्टडी लग रही है, 7 भी केस स्टडी लग रही है, 8 ये रिप्रोडक्शन क्वेश्चन। Under the provisions of Companies Act 2017, discuss the following in the context of half-yearly and annual financial statement of a listed company. क्या क्या डिस्कस करना है? A, time frame for preparing these statements along with the requirements for their review and audit. नोट करें हाफ ईयरली और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों को अंडरलाइन करें ऑफ लिस्टेड कंपनी। हाफ ईयरली की ये ना हो सिर्फ हाफ ईयरली का बता के आप आगे निकल जाए। हाफ ईयरली का टाइम पीरियड क्या है? खुदा का खौफ कर भाई, 60 डेज। हाँ जी। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टाइम फ्रेम क्या है? विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर और वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। और रिव्यू की रिक्वायरमेंट क्या है? हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाया जाएगा और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाया जाएगा। रिक्वायरमेंट फॉर देयर अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन। अच्छा मुझे बताइए ये सारी हाफ ईयरली के लिए अलग और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अलग है क्या? ऑथेंटिकेशन, अप्रूवल, रिक्वायरमेंट सेम है। जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेगा, अप्रूव करेगा, वही हाफ ईयरली को करेगा, वही एनुअल को करेगा। कौन करता है ऑथेंटिकेट? अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑथेंटिकेट कौन करता है? एक डायरेक्टर, एक चीफ एग्जीक्यूटिव। लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी, और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है एक और डायरेक्टर करेगा। पब्लिकेशन कैसे होगी? हाफ ईयरली वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा और कॉपी सेंड की जाएगी स्टॉक एक्सचेंज और कमीशन और रजिस्ट्रार को एक कॉपी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट पे भी अपलोड की जाती है, लेकिन एक कॉपी मेंबर्स को भी सेंड की जाती है एट लीस्ट 21 डेज बिफोर एजीएम। ठीक है। हाफ ईयरली याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर को सेंड नहीं की जाती, वो सिर्फ हाँ रिक्वेस्ट पे की जाती है, बाय डिफॉल्ट नहीं की जाती, वो सिर्फ वेबसाइट पे अपलोड की जाती है। हाँ जी, क्लियर। ट्रांसमिशन में आपको पता चला ट्रांसमिट किस किस को करते हैं? रजिस्ट्रार को करते हैं, कमीशन को स्टॉक एक्सचेंज। 8 ये भी केस स्टडी लग रहा है। 9 10 भी 10 मैं देख लूं, मुझे 10 लग रहा है कि रिप्रोडक्शन क्वेश्चन ना हो। नहीं ये 10 भी केस स्टडी है। 11 स्टेट द रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड एज आउटलाइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। जी बता देंगे मैनर ऑफ पेमेंट क्या है कैश डिविडेंड? कितने तरीकों से पे किया जा सकता है? 3 तरीके हैं यहाँ पे लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के बारे में बताएंगे, सिर्फ लिस्टेड के बारे में बताएंगे? दोनों, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पब्लिक लिमिटेड का वर्ड यूज किया है। ठीक है, ये लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी। तो अहम चीज इस क्वेश्चन के 2 हिस्से बनेंगे, अनलिस्टेड के लिए और लिस्टेड।
लिस्टेड के लिए एक ही तरीका, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। अनलिस्टेड के लिए 3 तरीके, कौन कौन सा? डिविडेंड वारंट, क्रॉस चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, डायरेक्ट ट्रांसफर इनटू अकाउंट। ठीक है, अमूमी तौर पे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, प्रैक्टिस में ज्यादातर ये, लेकिन बहरहाल तीनों ऑप्शन है। अभी पास नहीं हुए भाई, ठहर जाए। अब आपका सेकंड फेज देखे, एमसीक्यूज में आपको तकरीबन लगभग 20 मिनट लगने चाहिए। ठीक है, और रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन डिपेंड करता है कितना है। अब ये कितने मार्क्स थे रिप्रोडक्शन के पेपर, काउंट करें जरा, सारी रिप्रोडक्शन के जितने भी क्वेश्चंस हैं टोटल कितने? 35, 35 लगभग, मैंने आपको बताया था 35 से 40 के दरमियान में होते हैं। तो इसमें तकरीबन 1 घंटा आपका लग, यानी 1 घंटा लगभग एमसीक्यूज और इसको मिला के 1.5 घंटा हो गया होगा। आप अब बाकी आपके पास तकरीबन 1.25 घंटे बाकी हैं। ठीक है, इनमें आपने केस स्टडीज करनी है 50 मार्क्स की। अब केस स्टडी स्टार्ट होंगी, यहां तक क्लियर? फेज 1 में हमने क्या किया? एमसीक्यूज अटेम्प्ट। फेज 2 में क्या किया? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। अब आपके कंसेप्ट ताजा हो चुके हैं, एमसीक्यूज को भी अटेम्प्ट करके वार्म अप हो चुके हैं आप। अब केस स्टडी से आप आसानी से निपट सकते हैं। अब केस स्टडी में भी आपने सिलेक्शन करनी है उस केस स्टडी की जो निस्बतन छोटी होगी। ठीक है, जो निस्बतन छोटी होगी केस स्टडी। ठीक है, अब बताइए इनमें से आपको कौन सी जो केस स्टडी है वो लग रहा है? दो क्राइटेरिया रख सकते हैं आप, स्मॉल हो, इजी हो। कुछ टॉपिक होते हैं आपके इजी होते हैं, जैसे डिविडेंड आपका बड़ा अच्छा टॉपिक, डिविडेंड की अगर कोई बड़ी केस स्टडी भी आ जाए, हो सकता है आप वो डिसाइड करें मैं वो पहले कर लेता हूं, वो भी कर सकते हैं। जो केस स्टडी स्मॉल हो और इजी हो उसको कोशिश करना है हमने पहले करेंगे। डन? तो सारी ही आसान है, तो फिर जो स्मॉल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जिसने सिलेबस कंप्लीट किया उसके लिए सारी आसान। ये 10 तो एंड में रखते हैं। 9 मुझे इजी लग रही है, 7 भी बड़ी है, 6 भी है, 2 भी है। ये 9 को पहले भुगताते हैं। ठीक है, वैसे मैं तो किसी भी तरतीब से कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जिस तरीके से एग्जाम में आपको सोचना चाहिए उस तरीके से आपको लेके चलो। 9, Eagle Limited is finalizing the negotiation for $2 million long-term loan with Oilbird International Bank Incorporation, OIB, a foreign lender. Foreign lender means foreign banker है। OIB requires security in the form of a charge on EL's immovable property in Pakistan। अच्छा, प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान है, इसका मतलब है इसमें वो नॉर्मल डेज जो वाली बात नहीं लिखनी, क्योंकि इसमें चार्ज क्रिएट ही पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है, तो इन पाकिस्तान, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है। बाय 12 मार्च 24, while advised to register the charge, EL believes this is not necessary as OIB is a foreign bank। वो कह रहे हैं ये नेसेसरी नहीं है, OIB तो फॉरेन बैंक है। क्या ये चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी होता है? फॉरेन लोन हो फिर भी? बिल्कुल। Under the provisions of Company Act 2017, advise EL management on the following: whether, with whom, and within what time frame does EL need to register the charge? Whether, क्या चार्ज रजिस्टर कराना जरूरी है? Yes, required है। Every charge is required to be registered. With whom? With registrar। 2 नंबर हो गए। Within what time frame? Within 30 days of आफ्टर क्रिएशन चार्ज। क्या इसमें वो डॉक्यूमेंट्स रीच शुड रीच पाकिस्तान वो बात नहीं लिखे? क्यों? क्योंकि ये है पाकिस्तान, प्रॉपर्टी पाकिस्तान में। वो तो तब करते हैं जब प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर हो। ए क्लियर, ये तो इजी था। बी, अज्यूम EL वाज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द चार्ज बट फेल टू डू सो, स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच फेलियर। क्या होगा? चार्ज विल बी वॉइड, चार्ज विल बी वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर एंड लिक्विडेटर। ठीक है, और उसका स्टेटस क्या होगा? हम वो स्टिल लायबल टू पे है, लेकिन एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी डिफॉल्ट करेगी कंपनी, इस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो OIB की बारी बाद में आएगी, क्योंकि इसने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया था। जिन्होंने रजिस्टर करवाया था उनकी बारी पहले आएगी, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिट।
ये भी आसान था। फिर assume EL registered the charge. However, 3 months after charge, the repayment period of loan is extended by OIB at EL's request. What will EL need to do in this scenario? Modification. और modification में क्या registration करवानी होती है? बिल सबमिट करा कराना होता है particulars. Modification वाला कंसेप्ट याद है? ओके इसमें कोई प्रॉब्लम 9 में, ये हमारा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था? मॉर्टगेजेस एंड चार्जेस वाला है, चैप्टर 7 डन जी। इसके ऊपर भी टिक लगा ले। अब मुझे बताइए, अब बाकी केस स्टडी में से कौन सी वाली छोटी? ये बड़ी केस स्टडी लग रही है। ये टू भी कोई केस स्टडी है? चले अच्छा, ये है तो बड़ी, लेकिन उसके 3 छोटी छोटी केस स्टडीज हैं। तो ये हाँ छोटी छोटी केस आसान होती हैं। Under the provisions of the Securities Act 2015, discuss whether each of the above companies is required to issue a prospectus for the issuance of shares. If yes, state the requirement that each issuing company needs to comply with. कह रहा बताइए prospectus issue करना है कि नहीं, और अगर करना है क्या requirements पूरी करनी पड़ेंगी? अभी बताते हैं, तीनों का अलग अलग बताना है। Consider the following 3 independent situations relating to issuance of shares. पहला, the board of directors of Pidgeon Limited, an unlisted company, entered into an agreement on 4th March 24 with Ducklings Private Limited and Dovlings Limited for the issuance of 12 million ordinary shares with a face value of rupees 10 each at rupees 50 per share and 14 million ordinary shares with a face value of rupees 10 each at 55 per share respectively. The said shares will be issued against cash consideration. कंपनी ने शेयर इशू करने हैं, किसको इशू करने हैं? 2 कंपनीज को। क्या ये पब्लिक इशू है या प्राइवेट इशू है? क्या प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड नहीं है। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस डन जी। पहले वाले में प्रोस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं। क्यों रिक्वायर्ड नहीं? रीजन लिखनी है क्यों रिक्वायर्ड नहीं। क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से इशू हो रहा है। एक दूसरी रीजन भी लिख सकते हैं जो कि निस्बतन थोड़ी वाली है, छोटी वाली है, अनलिस्टेड कंपनी है। पब्लिक इशू तो लिस्टेड कंपनी कर सकते हैं, या ऐसी अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्टेड बनने जा रही हो वो भी इशू कर सकती है। याद है ना, वो हमने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की कंडीशन में भी ये बात पढ़ी थी। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, हाँ वो स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी। सेकेंड, the board of directors of Duck Limited, a listed company, in their meeting held on 5th March 24 principally approved to offer 1 ordinary share for every 4 ordinary share to existing members at rupees 20 per share. Existing members ये क्या है? राइट इशू। राइट इशू बोलते थे ना इसको। As of 5th March 24, DL has an issued and paid up share capital of 50 million ordinary share with a face value of 10 each. The new share will be electronically credited to each member CDC account in May 24. राइट इशू है। वो एक्सेप्शंस पढ़ी है ना हमने, जिनमें अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं बल्कि प्रॉस्पेक्टस ही इशू करना रिक्वायर्ड नहीं। क्या उनमें ये एग्जांपल भी थी? तो इसमें भी बोनस इशू भी था, राइट इशू भी था। तो ये कौन से वाला इशू? राइट इशू है। इसमें प्रॉस्पेक्टस रिक्वायर्ड नहीं है। स्टेटमेंट ले लो। थर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अच्छा प्रॉस्पेक्टस क्यों नहीं रिक्वायर्ड? रीजन लाजमी लिखनी है क्योंकि ये राइट इशू है, इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। The board of directors of Seagull Limited, an unlisted company, in their meeting held on 5th March 24 approved the issuance of 50 million ordinary shares with a face value of rupees 10 each at rupees 20 per share to raise capital. The public offering underline करें, will commence on 12th June 24. Share will be electronically credited into CDC account in August 24. अब ये है अनलिस्टेड कंपनी लेकिन पब्लिक ऑफरिंग करने जा रही है, तो पब्लिक ऑफरिंग के लिए रिक्वायर्ड है? बिल्कुल है। अच्छा अब इसमें प्रोसीजर भी अब आपने लिखने हैं, तो प्रोसीजर क्या? अच्छा प्रोसीजर कौन कौन से? सारे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप।
स्टेप बाय क्या क्या प्रोसीजर है? हमने अप्लाई करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल के लिए कमीशन को कब? 21 डेज बिफोर पब्लिकेशन। फिर उसके बाद अप्रूवल ऑब्टेन करनी है कमीशन से, फिर जो कि फिर 60 डेज के अंदर उसको पब्लिश करना है। फिर पब्लिश करने के बाद 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले पहले पब्लिक सब्सक्रिप्शन होगी। ठीक है जी। और पब्लिक सब्सक्रिप्शन के बाद शेयर इशू कर दिए जाएंगे। दरमियान में हाँ, रजिस्ट्रार को भी प्रोस्पेक्टस फाइल करेंगे ऑन और बिफोर पब्लिकेशन इशू। क्लियर? ये भी करना चाहिए। अच्छा, आई कैप ने अपने सोल्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन मेरे ख्याल में एक और कंसेप्ट इसमें आना चाहिए, एक और प्रोसेस। गैस कर सकते हैं कौन सा? प्रोस्पेक्टस वाला तो कंफर्म आएगा ही आएगा, इशू करना है प्रोस्पेक्टस के स्टेप्स तो आएंगे ही आएंगे। एक और न्यूज़पेपर वाला भी है, वो स्टेप्स का ही हिस्सा हो गया। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार उसी प्रोसेस का ही एक पार्ट है। सर्टिफिकेट ऑफ के लिस्टेड में कन्वर्ट करना। स्टॉक एक्सचेंज वाली बात नहीं की, स्टॉक एक्सचेंज भी अप्लाई करना पड़ेगा सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज की बात आई कि आपने अपने सोल्यूशन में नहीं लिखी हुई, मेरे ख्याल में होनी चाहिए। अंडरटेकिंग कोई सिक्योरिटी जनरल पब्लिक को इशू नहीं की जा सकती जब तक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ना हो। तो इसको भी ऐड कर लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज वाली 1-2 लाइन ये भी ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट चले, अब ये भी हो गया केस स्टडी। अब बाकी केस स्टडी कौन कौन सी रह गई है? 6, 7 और 10 कौन सी कर ले? 7 कर। छोटे छोटे क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे ये भी। ठीक है, रिमेनिंग में से कंपैरेटिवली इजी लग रही है लेंथी, लेकिन पार्ट्स है ना छोटे छोटे, तो वो इजी बन जाते हैं। ऐसी केस स्टडी जिसके छोटे छोटे 3-4 पार्ट्स हों, जैसे अभी हमने केस स्टडी की, कंपैरेटिवली इजी थी। ये भी केस स्टडी है लेकिन इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, 2, 3, 4, ये कंपैरेटिवली इजी होती है बनिस्बत उस केस स्टडी के जिसकी एक ही रिक्वायरमेंट हो और वो 8-9 नंबर की हो, वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो ये करते हैं। अंडर द कह रहा है रिक्वायरमेंट अंडर द प्रीवियस कंपनी 2007 एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन ईच ऑफ द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द डायरेक्टर्स। रिक्वायरमेंट पढ़ के तो नहीं पता चल रहा कि किस चैप्टर में से उसने क्वेश्चन टेस्ट की सेट किया है। पढ़ते हैं। कह रहा है पेंगुइन लिमिटेड पीएल हैज क्लास ए एंड क्लास बी ऑर्डिनरी शेयर with 80 million shares of rupees 10 each and 15 million share of rupees 20 each respectively। क्लास ए के कितने, क्या एक कंपनी के डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर हो सकते हैं? डिफरेंट काइंड्स भी हो सकते हैं, क्लासेस भी। काइंड्स पता है ना, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। क्लासेस क्या है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो उसमें जो बेंचमार्क क्लास होती है यानी स्टैंडर्ड क्लास, वो कौन सी होती है? क्लास ए के क्लास बी? क्लास ए। उसके एक शेयर के कितने वोट्स होते हैं? 1 के 10, 1। और फिर फेस वैल्यू के लिहाज से वोट चेंज होते रहते हैं। ओके। PL issued a notice to its members and published it in various newspapers announcing an extraordinary general meeting scheduled for 7th March 24 EOGM conduct करनी है। The meeting considered a proposal to revise the terms of a long-term advance given to Kiwi Limited, which includes extending the grace period for installment by an additional 6 months and reducing the interest rate by 2%। तो किसी कंपनी को लोन शोन देना है तो इसमें तो मीटिंग, जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने की क्या जरूरत है? लोन वाला डिसीजन तो डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं। लोन टू कंपनी है, लोन टू कंपनी भी डायरेक्टर्स कर सकते हैं। एसोसिएटेड कंपनी, ये कहा पूरा? अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। कह रहा है दिस प्रपोजल वाज पुट फॉरवर्ड बाय फैज अहमद, ए डायरेक्टर ऑफ पीएल हु आल्सो सर्व्स एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट केएल। डायरेक्टर किसी भी किस्म का हो, एग्जेक्टिव हो या नॉन एग्जेक्टिव, एसोसिएटेड बन जाता है। हाँ, एक डायरेक्टर की एक्सेप्शन भी थी कोई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर। गवर्नमेंट का जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन थी कि नहीं थी? हाँ जी। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर तो नहीं थी? नहीं। चलिए, तो कॉमन डायरेक्टर आ गया, क्या एसोसिएटेड कंपनीज बन गई? यस।
इसका मतलब है ये बेसिकली लोन टू कीवी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी है और इसको चेंज किया जा रहा है। चेंज करने के लिए भी स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है, याद है? तो ये बिल्कुल सही इन्होंने किया है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा लिया इस काम के लिए। आगे कह रहा है ड्यूरिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग फॉलोइंग एन इनिशियल शो ऑफ हैंड्स ए मेंबर अटेंडिंग रिमोटली डिमांडेड ए पोल ऑन द रेजोल्यूशन। ए मेंबर था वो रिमोटली अटेंड कर, क्या रिमोटली मीटिंग को अटेंड किया जा सकता है? रिमोटली का मतलब क्या है? फिजिकली मौजूद ना हो, किसी दूसरी लोकेशन में वीडियो लिंक फैसिलिटी के जरिए से पार्टिसिपेट कर रहे हो। वीडियो लिंक फैसिलिटी में ही होता है ना, रिमोट के दूसरे दूसराज इलाके में बैठे होते हैं। The chairman then ordered that the poll will be conducted, उसे डिमांड किया। क्या मेंबर डिमांड कर सकता है? बिल्कुल। इवन प्रॉक्सी भी पोल डिमांड कर सकता है क्या? पक्का प्रॉक्सी डिमांड कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, बिल्कुल। मेंबर तो बदरजा उला कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? 1/10 वोटिंग पावर हो, टोटल नंबर 1/10 वोटिंग पावर हो। फिर चेयरमैन वैसे खुद से भी ऑर्डर कर सकता है पोल मस्ट बी कंडक्टेड। चेयरमैन अगर खुद से ऑर्डर कर दे ऑन मोशन सो मोटो नोटिस लेके, या अगर कोई मेंबर 1/10 हो तो फिर पोल कंडक्ट करवाना लाजमी होता है। 14 डेज। Subsequently, a director raised the following question. अच्छा, the chairman then ordered that the poll will be conducted via secret ballot for the next week. Subsequently, director raised the following question regarding chairman decision and the polling process. A. Is the chairman justified in ordering the poll through a secret ballot? And when will the result of the poll be implemented? क्या ये चेयरमैन का डिसीजन सीक्रेट बैलेट सही था? इसका जवाब है ये डिपेंड करता है क्या मेंबर्स के पास 1/10 पावर थी। अगर 1/10 पावर थी तो बिल्कुल फिर सही है डिसीजन, और अगर नहीं थी तो फिर भी अगर चेयरमैन ने अपने ओन मोशन पे कॉल किया है तो कॉल कर सकता है, उसके पास पावर है। चेयरमैन ऑफ मीटिंग के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी मैटर को अगर शो ऑफ हैंड के बजाय पोल के जरिए से डिसाइड कराना चाहे तो करवा सकता है। When will the result of poll be implemented? रिजल्ट कब इंप्लीमेंट होगा? याद है एडजॉर्न मीटिंग का और पोल का डिफरेंट था। एडजॉर्न मीटिंग में रिजल्ट कब इफेक्टिव होता है? कब इफेक्टिव होता है? एडजॉर्न मीटिंग में, जिसमें अप्रूव हुआ है, पहले नहीं। लेकिन पोल का रिजल्ट कब इफेक्टिव होता है? उस मीटिंग, ओरिजिनल मीटिंग में जिसमें इसको डिमांड किया गया है। बी, व्हाट इज द टोटल वोटिंग पावर फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर्स एंड फॉर द कंपनी एज ए होल? ये तो मैथ का छोटा सा मुफ्त के 3 नंबर है। कैसे वोटिंग पावर कैलकुलेट करें? कैसे करेंगे? 80 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15, ये क्लास ए की वोटिंग पावर है, और 80 मिलियन शेयर, सॉरी हाँ 18 मिलियन 10 है, हाँ 18 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10, 800 मिलियन, ये क्लास ए की वोटिंग पावर है। और क्लास बी की कितनी है? ऐड बाद में करेंगे ना, पहले क्लास ए करें फिर क्लास बी करें। देखें वोटिंग पावर बोला है उसने, पहले क्लास ए, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर वोट पर शेयर, वोट पर शेयर, एंड पे आ जाएगा टोटल वोट। क्लास ए में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 80 मिलियन। वोट्स पर शेयर कितने हैं? 1, क्योंकि स्टैंडर्ड क्लास है ना क्लास ए, 1 10, टोटल कितने हो गए? 80 मिलियन। क्लास बी नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर 15 मिलियन। नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं एक शेयर पे? 2 कैसे आ गए? 1 नहीं आना चाहिए। हाँ 20। 10 रुपए पे फेस वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनेट होते हैं ना वोट,
10 रुपए के ऊपर 1 वोट है, 20 के ऊपर 2 होंगे। तो अगर क्वेश्चन में उसने, लेकिन याद रखिए अगर क्वेश्चन में उसने कहा होता ना कि क्लास बी को 4 वोट दिए हैं एक शेयर पे, आपने इसको चैलेंज नहीं करना था, फिर वो स्पेशल राइट्स भी दिए जा सकते हैं, राइट्स वेरी भी हो सकते हैं, आपको पता है, लेकिन फिलहाल प्रोपोर्शनैलिटी चलेंगे। ये 2 है, तो कितना हो गया 30 मिलियन वोट्स। तो पूरी कंपनी के पास कितने 110 मिलियन वोट्स। ये मल्टीप्लिकेशन की है, एक मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन 1 नंबर, दूसरी मल्टीप्लिकेशन के 2 नंबर, ऐड किया तो 3 नंबर। इससे आसान मेरा नहीं ख्याल वो केस स्टडी दे सकता कोई। हाँ जी, ये आसान था। ये पेपर दोबारा, हाँ टाइम मशीन याद कर मेरा भाई, पीछे चला जा, दोबारा पेपर दे दे। अच्छा मुझे फिर भी शक है, यकीन कर। आगे, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू पास अ प्रपोज्ड रेजोल्यूशन assuming that only class A shareholders have attended the poll। अब देखिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है तो टोटल वोटिंग पावर को काउंट करते हैं कि प्रेजेंट मेंबर को। प्रेजेंट मेंबर कह रहा है क्लास ए के हैं सिर्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए अब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए ना। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी को चेंज करें, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। तो वो कह रहे हैं मीटिंग में क्लास बी तो आया ही नहीं, क्लास ए आया है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है क्या? कितने वोट से? प्रेजेंट के 3/4 टोटल के प्रेजेंट के? प्रेजेंट के। तो ये प्रेजेंट 80 मिलियन है, इसका 3/4 कितना होगा? 60 मिलियन। 60 मिलियन वोट्स अगर मिल जाए तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी। ये याद है ना, प्रेजेंट मेंबर कब लेने हैं, टोटल नंबर कब लेने हैं। अफेक्टेड क्लास का केस हो, डायरेक्टर्स वाला केस हो, तो टोटल नंबर लेते हैं। अफेक्टेड क्लास डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन पास कर दी, उसमें भी टोटल, और अफेक्टेड क्लास हो उसमें भी टोटल। 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास, 3/4 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, याद है। तो इसमें जो 3/4 होता है वो टोटल नंबर का होता है, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में प्रेजेंट का है। कह रहा डी, व्हाट स्टेप्स मस्ट बी कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन इफ मेंबर्स वोट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द पोल। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या करना होता है? इसको ऑथेंटिकेट करवाएं पहले डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी से, और फिर रवाना कर दे किधर? रजिस्ट्रार को। कितने दिन में? विद इन 15 डेज। 15 डेज नहीं है, 15 डेज लग रहा है मुझे तो है, 15 ही है, ऐसे ना करें। 15 है। एक काम और करना है, वो बताए क्या करना है? ऑथेंटिकेशन करवा दी हुई है, मेंबर्स को सेंड करनी, मेंबर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं सेंड करनी होती, अटैच करना है इसको। नेक्स्ट किसके साथ? बड़ा नेक्स्ट किया है, मीटिंग वगैरह नहीं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की सब्सिक्वेंट कॉपी के साथ, नाम नहीं। चले कोई नहीं भाई। 7 क्लियर, क्लियर 7। अब कौन सी केस स्टडी रह गई है? 2 केस स्टडीज रह गई है। 6 है और 10 है। 10 कर लेते हैं अभी, 6 कर लेते पहले। करें स्टार्ट। इसमें एक, शायद मैंने आपको याद होगा लेक्चर के दौरान में भी मैंने आपको बताया था, इसका एक पार्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाला, ठीक है ना, जो उसने बुक में नहीं दिया हुआ था, याद है। लतीफ सईद, a shareholder in Falcon Cars Limited FCL, recently obtained a certified copy of, सॉरी पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, आदत है हमारी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2007 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर FCL is justified in holding its investment in the names of other individuals and also state the potential consequences of failing to comply with the related provisions of the law। मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो सेकंड रिक्वायरमेंट है ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट वो जो है पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस, नहीं ना पढ़ा हुआ हमने, ये आईकैप की बुक में भी नहीं है, मैंने तलाश किया, इसके बाद भी तलाश किया था। लेकिन बहरहाल जनरल आप प्रोविजंस लिख सकते हैं। बुक में सोल्यूशन में भी मैंने शायद इसको इंक्लूड किया हुआ है, सोल्यूशन को इंक्लूड कर दिया, लेकिन साथ में मेंशन कर दिया था
ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा ही है ना वॉल्यूम 2 में। Latif Saeed, a shareholder in Falcon Cars Limited, recently obtained a certified copy of the company's investment register. This document revealed that FCL has invested in shares of various companies. However, he observed that the shares of some companies are held in the names of other individuals. भाई कंपनी के एसेट है, कंपनी के नाम पे होने चाहिए, ये वो कह रहा है किसी और के नाम पे है। एक्सेप्शंस हैं। डिटेल्स ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलोज, ये 3 उसने बताई हुई हैं। कह रहा लतीफ सईद क्यूरियस अबाउट द रैशनल बिहाइंड होल्डिंग एफसीएल्स इन्वेस्टमेंट इन द नेम्स ऑफ अदर इंडिविजुअल हैज अप्रोच्ड यू फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस। वो कहता है सर जी बताएं मुझे, एक्सप्लेन करें ये कैसे हो गया कि एसेट्स कंपनी पे के हैं और किसी दूसरे के नाम पे हैं। हमने कहा अभी बता देते हैं। पहला 3 केसेस है, तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अल्बर्टस मोटर्स बाइक लिमिटेड AML एन अनलिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कितनी है इसकी? इन्वेस्टी कंपनी का मतलब क्या है? जिसमें इन्वेस्टमेंट की गई। यानी फाल्कन कार्स लिमिटेड ने AML अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, कितने शेयर्स खरीदे? 100%। होली ओन्ड सब्सिडी बन गई। ये तो क्या लॉ की वायलेशन हुई? लॉ की वायलेशन हुई। होली ओन्ड सब्सिडी के केस में लॉ की वायलेशन होती है क्या? कि लॉ कहता है कि मिनिमम एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के 3 मेंबर्स होने चाहिए और 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ पे जब 100% शेयर्स एक ही कंपनी एक्वायर कर लेती है तो कितने मेंबर होते हैं? 1, क्योंकि सारे शेयर उसके पास है। इस सूरत हाल में लॉ इजाजत देता है कि कंपनी के शेयर्स किसी और को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करनी। कह रहा है शेयर हेल्ड इन द नेम ऑफ मुनीर नूर एन FCL एम्प्लॉय नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ AML होल्ड्स 1 शेयर। एक शेयर इसको दिया ताकि मेंबर बन जाए। सलमान तनवीर एन FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज अनदर मेंबर ऑफ AML होल्ड्स 1 शेयर। ये 2 लोगों को एक शेयर दिया गया। आपके ख्याल में किस लिए शेयर दिया गया होगा? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। 3 पूरे हो गए। डन। तो इसका मतलब है इसमें कोई गलती तो नहीं की कंपनी ने? बिल्कुल ठीक। हमने बता देना है कि इसमें कोई वायलेशन नहीं है। लॉ ये एक्सेप्शन देता है कि मिनिमम नंबर मेंबर के पूरा करने के लिए ट्रांसफर किए जा सकते हैं, और ये चूंकि इसमें अनलिस्टेड कंपनी है, मिनिमम नंबर 3 होने चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। रेवंस कार्स लिमिटेड RCL ए लिस्टेड कंपनी, इसमें 15% होल्डिंग है। क्या कह रहा है? अवैस परवेज एन FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ RCL होल्ड्स 10% शेयर। वो कहता है अवैस परवेज के नाम पे शेयर ट्रांसफर किए, जो FCL का भी डायरेक्टर था लेकिन उसे RCL का भी डायरेक्टर बनाना है, उसको 10% शेयर ट्रांसफर किए गए। नॉमिनी मेंबर को शेयर ट्रांसफर कर सकती है ना कंपनी, नॉमिनी डायरेक्टर को भी कर सकती है। हाँ जी, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स की हद तक ट्रांसफर करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर तो RCL के आर्टिकल्स के मुताबिक डायरेक्टर बनने के लिए 10% शेयर्स जरूरी हैं रखना, 10% शेयर जरूरी, तो फिर ये जो शेयर ट्रांसफर किए गए हैं गुड है। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन शेयर्स की तादाद 10% से कम है तो फिर ये गलत होगा। यानी लॉ डायरेक्टर बनाने के लिए शेयर ट्रांसफर करने की इजाजत देता है सिर्फ क्वालिफिकेशन शेयर की हद तक, अप टू फेस वैल्यू ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। अगर उससे ज्यादा शेयर, यहाँ पे चूंकि उसने क्वालिफिकेशन शेयर नहीं बताया कितने हैं, तो हम इफ करके लिखेंगे कि अगर इफ क्वालिफिकेशन शेयर 10% है फिर तो ये ठीक, अगर 10% से कम है तो फिर उसको जो ज्यादा शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं इस पर्सन को, वो गलत है। बात समझ आ रही? क्वालिफिकेशन शेयर की बात समझ आई? नेक्स्ट को जी कॉन्सिक्वेंसेज एंड में डिस्कस कर लेते हैं, वो डिस्कस फिर भी कर लेते हैं, सिलेबस में नहीं है फिर भी हमें पता है, क्योंकि इतना ला तो हमने पढ़ लिया। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे कि जिसने भी डिफॉल्ट किया है पेनल्टी उसको इम्पोज की जाएगी। कोड ट्रैकर्स लिमिटेड CTL एन अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स, इसमें क्या कह रहा है? कायम राहील एन FCL डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ CTL होल्ड्स 1 शेयर। अब इसको
मेंबर बनाया गया है एक शेयर ट्रांसफर करने के लिए। देखिए ऊपर तो मेंबर बनाना लाजमी था क्योंकि एक ही मेंबर था, यहां पे ऑलरेडी 5 मेंबर हैं, क्या इसे मेंबर बनाने की जरूरत थी? नहीं। क्यों नहीं जरूरत थी? अनलिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी 3 मेंबर्स पूरे हो रहे हैं। ये गलत किया है। फिर से सुन ले, ये मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया है, ये ठीक है ट्रांसफर। इसमें अगर डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन शेयर की हद तक ट्रांसफर किए गए डायरेक्टर बनाने के लिए, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड वाला केस अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ना तो मेंबर और ना डायरेक्टर बन ही नहीं रहा वो, इसमें ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। डन। कॉन्सिक्वेंसेस, जो डिफॉल्ट करेगा, जिसने प्रूव किया होगा इसको, वो पर्सनल लायबल, वो लायबल होगा। सर ये ऊपर में आकर ये हम कह सकते हैं ना अंडर होल्डिंग है, अगर 2 मेंबर्स को अगर उसने नहीं किया ना तो 180 डेज में एचसीएल पर्सनल लायबल होगा। ये नहीं, हमने देखे ज्यादा कमेंट नहीं करना कि अगर वो इनके ऊपर इनको ट्रांसफर ना करता तो क्या होता। हमने उस, क्योंकि उसने क्वेश्चन सेट ही नहीं किया, उसने क्वेश्चन में मैं कहा ट्रांसफर कर चुका है, जब ट्रांसफर कर चुका है तो हमने फिर वहीं से आगे बात चलानी है, ये नहीं लिखना कि अगर ट्रांसफर ना करता तो क्या होता। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 10। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज ऑन द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन ऑफ द मैटर्स रेफर्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अबव ऑन द बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनीज और suitability of each of the selected person referring in 4 above to contest the upcoming election of respective companies as independent directors। अब ये डायरेक्टर्स वाला कंसेप्ट आ गया। पहले 1, 2, 3 को डिस्कस करते हैं, फिर 4 को। पार्ट ए में उसने 1, 2, 3 बोला है और पार्ट बी में 4 की डिस्कशन करनी है। आइए स्टार्ट करें डिस्कशन। तैयार हैं? Rail Holdings Private Limited (RHL) has 3 subsidiary companies: Janet Leaf Limited (GLL) which is unlisted, फिर and Bajrigar Sea Limited (BSL) and Vulture Bird Limited (VBL) which are listed। 3 subsidiaries हैं। इसका मतलब है ये तीनों कंपनीज आपस में क्या हुई? चारों एसोसिएटेड। होल्डिंग की सब्सिडी भी एसोसिएटेड होती है। द ग्रुप कंप्लायंस डिपार्टमेंट हैज ब्रॉट अटेंशन टू द फॉलोइंग मैटर्स कंसर्निंग ग्रुप डायरेक्टर्स। पहला, वसीम यासीन एन इलेक्टेड डायरेक्टर इन जीएलएल। जीएलएल कौन सी थी? लिस्टेड के अनलिस्टेड? अनलिस्टेड। सर्वाइव्ड ए कार एक्सीडेंट on 2nd March 24 but is mentally incapacitated due to serious head injuries। मरा नहीं है, बच गया है, अनसाउंड हो गया, वेंटिलेटर पे है। क्या वो कैपेबल है डायरेक्टर के तौर पे एक्ट होने के लिए? नहीं है। क्या ये रिसेंट वाला केस नहीं लगता? नहीं, रिसेंट उसका नाम वसीम नहीं था, ये रिसेंट वाला केस नहीं है। तो मुझे बताइए क्या कैजुअल वैकेंसी राइज हुई कि नहीं हुई? कैजुअल वैकेंसी इस केस में राइज हो गई। क्या फिल करना लाजमी है? ये अनलिस्टेड कंपनी है, क्या इसका फिल करना लाजमी है? हाँ, अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड डायरेक्टर से कम हो फिर फिल करना रिक्वायर्ड है, वरना नहीं। तो इसमें कैजुअल वैकेंसी राइज होगी। डन। नेक्स्ट, सेकंड, अजीज बहादुर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन बीएसएल। बीएसएल कौन सी थी? लिस्टेड। बीएसएल और वीबीएल लिस्टेड थी। सफर्ड ए स्ट्रोक इन अगस्त 23 एंड हैज नॉट अटेंडेड एनी बोर्ड मीटिंग सिंस देन। अगस्त 23 में उसे हार्ट अटैक हुआ कोई और उसने अब तक मीटिंग अटेंड नहीं की। अब ये क्या चल रहा है? उसने बताया ये आज का दिन क्या है? नहीं बताया। चले कोई इफ करके बात कर लेते हैं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट होती है कोई? अच्छा, ये 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है कि सारी कंपनीज के? तो ये इसमें मेंशन नहीं है कि कितनी मीटिंग्स हुई। क्या करें? इफ करके।
इफ 3 मीटिंग्स हैव पास्ड विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस तो ये डिस्क्वालिफाइड होगा इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस। और अगर अभी लीव ऑफ एब्सेंस ले ली है या अभी 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग नहीं गुजरी तो वो स्टिल कंपनी का डायरेक्टर है। इसमें इफ करके बात करनी पड़ेगी। क्यों भला? क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी मीटिंग गुजरी हैं। ठीक। थर्ड, फराज गनी है डायरेक्टर इन वीबीएल। वीबीएल कौन सा है? लिस्टेड कंपनी है। was granted a loan of rupees 2 million by the board in February 24, repayable within a period of 6 months। अब मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें ये अप्रूवल चाहिए थी। इसके लिए तो जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग की अप्रूवल नहीं चाहिए थी। बोर्ड मीटिंग ने अप्रूव कर दिया। जनरल मीटिंग की अप्रूवल भी चाहिए थी और चूंकि लिस्टेड कंपनी है कमीशन की अप्रूवल भी चाहिए थी। किसी की भी नहीं ली क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर देता अगर होते। ठीक है, तो या तो आप इफ करके कर सकते हैं कि अगर इन दोनों की अप्रूवल ली गई है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना ये इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस, डिस्क्वालिफाइड हो गया। ठीक है जी। तो ये दो तीन उसने पूछे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ वाले में उसने क्या पूछा था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया याद है आपको? चलिए देखते हैं। हमें याद है? किसी को तो जरा सुना सकता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सीईओ ना किस कंपनी का? उसी कंपनी का या उसके एसोसिएटेड का? उसी कंपनी का या एसोसिएटेड का। और 3 साल या 2 साल पब्लिक सेक्टर कंपनी में 2 साल, वरना 3 साल में क्या ना हो? पब्लिक कंपनी क्या ना हो? सीईओ या चीफ। उसके आगे सीईओ के आगे भी पॉइंट्स थे। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए डायरेक्टर ना हो, एम्प्लॉय ना हो, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप ना हो। चलिए देखते हैं क्या पूछा उसने। फॉलोइंग नेम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डाटा बैंक ऑफ कमीशंस नोटिफाइड एंटिटीज एज पोटेंशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स फॉर द अपकमिंग May 24 इलेक्शन। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है क्योंकि उसने रिक्वायरमेंट में बोला हुआ है 4th above में कंटेक्स्ट द अपकमिंग इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज। इसका मतलब है हमने 4th में जितने भी सिचुएशंस हैं इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरिया के मुताबिक वैल्यूएट करना है। हसीब इजाज ऑन द बोर्ड ऑफ वीबीएल, ही सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएल फ्रॉम 2018 टू 2021। तो मेरा ये ख्याल है कि हसीब इजाज तो वीबीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है। उसने अगर बीसीएल में चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे सर्व किया भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बीसीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़े बनने जा रहा है। दोनों एसोसिएटेड है तो क्या हुआ? अगर किसी एसोसिएटेड कंपनी का भी पिछले 3 साल में चीफ एग्जीक्यूटिव है तो इनएलिजिबल होगा। यहाँ पे जाहिर है अब 21 उसने बोला तो ये तो 24 चल रहा है। तो अगर तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से पिछले 3 साल में वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। डेट दी होती ना तो हमारे लिए एक आसान हो जाता, इफ ना करना पड़ता हमें। हम डायरेक्टली 3 साल काउंट करके बता देते कि एलिजिबल है कि नहीं। अब हमें इफ करना पड़ेगा कि इफ 3 इयर्स है। लेकिन अहम कंसेप्ट, क्या एसोसिएटेड कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव रहा है तो कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड है? बिल्कुल है। उस कंपनी का एम्प्लॉय हो या एसोसिएटेड, दोनों अप्लाई। बहराम हसन ऑन द बोर्ड ऑफ वीबीएल। बहराम हसन भी है दूसरा कैंडिडेट। ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर इन वीबीएल फ्रॉम 2013 टू 22। क्यों? डायरेक्टर उसने तौर पे सर्व किया है और उसी में 3 साल तक कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करें तो फिर डिस्क्वालिफाइड होता है। कैसे पता चला उसने 3 साल सर्व किया है? तो डायरेक्टर की 10 साल का टर्नओवर नहीं होता, 3 साल का टर्म होता है। शाबाश, इससे पता चला कि वो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए डायरेक्टर था। अब वो वीबीएल का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर बन सकता है 4th टर्म के लिए भी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। ये भी क्लियर?
Last, Daniel Ehtesham on the board of BSL. He served as a director in BSL, nominated by a creditor from January 23 to February 24. एक ही टर्म के लिए डायरेक्टर बना है. नॉमिनेटेड डायरेक्टर इनएलिजिबल है बाय क्रेडिटर. श्योर है? जरा मुझे दिखाइए, दिखाइए कहां पे उसने बोला है कि नॉमिनेटेड डायरेक्टर बाय क्रेडिटर इनएलिजिबल. क्या कह रहा है? डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर, गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट. शाबाश. तो ये चूंकि नॉमिनी डायरेक्टर रहा है क्रेडिटर. ओ भाईजान ये क्या था? इज या हैज बीन? कुछ भी नहीं है लेकिन बुक में लिखा है बुक में क्या है हाँ, जो कंपनी का डायरेक्टर है करंट पोजीशन, इसमें उसने 3 साल नहीं लिखे हुए. हाँ जी बिल्कुल. एक मिनट में, लेकिन मेरी बात सुन लें. नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर है, इनएलिजिबल है ए ग्रेड. अगर क्या वो अभी भी नॉमिनेटेड डायरेक्टर है कि नहीं? तो अगर अब वो नॉमिनेटेड डायरेक्टर नहीं रहा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं? प्रेजेंट कंडीशन के मुताबिक हो सकता है. अगर इस पे भी 3 ईयर का क्राइटेरिया लगा होता ना तो फिर नहीं हो सकता था. जरा देखिए इसमें 3 ईयर का क्राइटेरिया है. हाँ ये कंसेप्ट है, इसमें है डिस्क्वालिफाइड. लेकिन अगर वो छोड़ दे इसको, जो कि उसने देखे लिखा हुआ है फरवरी 24 तक, इसका मतलब मार्च में वो कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर नहीं है, अब अपॉइंट हो सकता है. नॉमिनी डायरेक्टर के साथ 3 साल या 2 साल वाली कंडीशन नहीं है. इसीलिए ये जब तक नॉमिनी डायरेक्टर था तब तक इनएलिजिबल था. जालिम कंसेप्ट नहीं है. उसने देखे आगे टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ, टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ उसने. तो जिसमें टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो जब तक वो स्टेटस है तब तक ही अप्लाई होगा. चलिए ये है अब हमारे कोई अब रह तो नहीं की केस स्टडी. चलिए तो हमने क्या डिसाइड किया कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है. पहले एमसीक्यू, फिर रिप्रोडक्शन, फिर केस स्टडी. केस स्टडी में इजी और स्मॉल केस स्टडी पहले और डिफिकल्ट और लेंथी बाद में. क्लियर? और खास तौर पे याद रखे केस स्टडी को जब पढ़ना है ना तो अटेम्प्ट करके फिर अगले सवाल पे जाना है. ये नहीं करना मैं पढ़ अभी लेता हूं अटेम्प्ट बाद में कर लूंगा. बाद में चीजें ज़हन से निकल चुकी होंगी, मिक्स हो चुकी होंगी, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. वो टाइम जाया हो जाता है फिर जो आपने पहले लगाया हो. ठीक है? तो एक दफा पढ़े रिक्वायरमेंट और केस स्टडी को और बाकी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट को, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को खास तौर पे डबल चेक करना है आपने. यानी एक दफा रिक्वायरमेंट पढ़ लिया ना, जो ज़हन में जवाब आया है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ना है, उस जवाब को ज़हन में रखे कि क्या वही पूछ रहा है. बात बात ऐसा होता है क्वेश्चन में 1-2 अल्फाज चेंज करके वो चेंज कर देता. हाँ जी, सोल्यूशन चेंज हो जाता है और पहली रीडिंग में वो सामने नहीं आती चीजें. ठीक है? तो इसलिए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है ना, किसी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट खास तौर पे क्योंकि ये इजी होते हैं, आपने 2 दफा रिक्वायरमेंट को जरूर पढ़ना है फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है? सेकंड थॉट जरूर देनी है. क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो? क्रॉस डायरेक्टरशिप वो समझाया था, भूल गए. कोई बात नहीं है, आप आज मैं आपको समझा देता हूँ. सर कल ARY पे रियल केस पढ़ रहा था तो उसने कहा कि कंपनी बनाई तो ओनर है ना, उसने रेजिडेंशियल एड्रेस बताया हुआ, लेकिन जब वहाँ पे गए तो वालदा ने बताया वो 10 साल से चाइना में है. तो इसमें क्या फॉल्ट था? उसको कौन सा एड्रेस देना चाहिए? अगर कोई डायरेक्ट एड्रेस कौन सा देना चाहिए था? ओनर जो था उसने जो एड्रेस दिया हुआ था. चले ये कोई रियल केस है, इसको भी हम क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं. सिलेबस के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से तो कोई क्वेश्चन नहीं आपका. आपने क्लियर अप्रोच पता चल गई कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है. चलिए इसको आप चेंज करना चाहे जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था तो कर सकते हैं. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं. अल्लाह हाफिज.